नेक्स्ट न्यूज की तरफ से अशोक कुमार। मैं आपको एक ऐसे कलाकार से मिलाने जा रहा हूं जो अपनी बचपन में काफी मेहनत कर करके, बहुत ही स्ट्रगल, बहुत ही संघर्ष कर करके एक कला के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े और बहुत अच्छे मुकाम पे ये पहुंचे हैं। डॉक्टर शशिकांत नाग। हालांकि हम तो नजदीक रहे हैं इनके, काफी हम जानते हैं इनकी परेशानियां और कैसे वो शुरू से लेकर के सारी परिस्थिति को देखते हुए, घर का सपोर्ट ना रहते हुए भी बहुत सारे इस क्षेत्र में कर करके अपने बदौलत सारे BFA, MFA, PhD तक का सफर इनका बहुत ही संघर्षमयी रहा और अपने मुकाम में बहुत अच्छी जगह पे पहुंचे हैं और उनसे हम आज मिलाने जा रहे हैं और उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और इनकी सबसे बड़ी बात है कि इनकी किताब भी कुछ छपी है और आर्ट हिस्ट्री में एक अच्छे स्तर पे इनकी पकड़ है। और मैं विशेष रूप से मिला रहा हूँ डॉक्टर SK नाग जी। आपको बहुत नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। नाग जी, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जब आपने कला के क्षेत्र में शुरुआती जब आप कदम रखे थे तो ऐसा क्या परिस्थिति हुआ था कि आप कला के क्षेत्र में गए? हालांकि शुरू में तो जब आप क्वालिफिकेशन की पढ़ाई वगैरह कर रहे थे तो उस समय तो ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ना आपके कोई दोस्त वगैरह इर्द गिर्द थे कि जो कि कला के क्षेत्र में बताए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आप इस क्षेत्र में आगे की ओर बढ़े? मुझे याद आता है वो क्षण। बचपन के दिनों में अक्सर दशहरे के समय में हम लोग घूमने निकल जाते हैं, घूमते हैं, अभी भी प्रतिमा देखने जाते हैं। तो वैसे ही हम लोग रात में एक ट्रेन चलती थी 9 बजे रात में के आसपास, 9 बजे के आसपास गया से पटना। क्योंकि मैं गया शहर का निवासी रहा हूँ तो अपने जो पड़ोस के मित्र मंडली थी जिनका कला से कोई सरोकार नहीं था, आज भी नहीं है, तो उन मित्र मंडलियों के साथ में घूमते टहलते अचानक प्लान बना कि रात में हम लोग पटना चलते हैं और पटना हम लोग रात भर पटना घूमेंगे। और 2 बजे 9 बजे रात में हमने ट्रेन पकड़ी। 2 बजे रात में बेसिकली जो दशहरा के टाइम में होता है। हालांकि अभी आजकल का तो ऐसा नहीं इन्वायरमेंट हो पाता है, लेकिन आप पहले आप दशहरे की बात पहले तो खैर घूमने का वो ललक, वो कला का क्षेत्र, वो चीज तो बहुत ही तो वो दौर था। और मैं पटना जब पहुंचा तो 2 बजे रात में पटना पहुंचा और उसके बाद पटना की सड़कों पे घूमते हुए मैं पूरे पटना सिटी में जितनी मूर्तियां थी इधर उधर भटकते भटकते, चूंकि मोहल्ला वगैरह भी कैसे कैसे रास्ते मुझे नहीं जाने, लेकिन भीड़ के साथ घूमते घूमते पहुंच गए। और सुबह अचानक से मेरी आंख एक बोर्ड पे रुक गई जिस पर लिखा हुआ था कला एवं शिल्प महाविद्यालय छात्रावास। अच्छा। ये पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय छात्रावास की बोर्ड पर मैं रुक गया। फिर मैं बोला कि सभी मित्रों को कि तुम रुको 2 मिनट, मैं अंदर से होके आता हूँ। और वो छात्रावास का गेट था। कैसे पहुंचा था वो मैं बताऊंगा। तो अंदर प्रविष्ट किया तो गेट के तुरंत बाहर चौकी पर एक सज्जन थे, संभवतः उस कॉलेज के उस समय के कोई सीनियर विद्यार्थी रहे। बहुत ही रोचक प्रसंग था। उन्होंने 2 प्रश्न पूछे। वो कहाँ से आए हो बालक? तो मैंने कहा जी गया से आया हूँ। क्यों आए हो? तुम घूमने आए थे, अब कला महाविद्यालय देखे तो मेरी कला में रुचि है तो मैं आ गया। अच्छा, तो जो प्रश्न है, देखिए मैं प्रश्न को आपके समक्ष रख रहा हूँ, लेकिन मैं सभी देखने वाले बच्चों से निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न को अन्यथा न लें। ये इस तरह का एक सीनियर का प्रेम का प्रदर्शन का व्यवहार भी था। तो उन्होंने प्रश्न किया, बोलते हैं कि भाई मैं सीनियरिटी हूँ तो रैंकिंग के तौर पे या एक दबाव के तौर पे या बिहारी। बिल्कुल। उनका पहला प्रश्न था बीड़ी पीते हो? बोले नहीं। सिगरेट पीते हो? नहीं। खैनी खाते हो? नहीं। उस समय मैं अबोध बालक 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ, मुझे इन सबसे कोई वास्ता नहीं था। तो बोले तुम खा के आर्टिस्ट बनोगे, पहले जाओ बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, दारू पियो, तब आर्टिस्ट बनना। तो ये उनका हास्य था, परिहास था। कालांतर में वही सीनियर लोग जो थे उन मुझे सीखने में मदद किए, सहयोग किए और मार्गदर्शन किए, जिनकी बदौलत मैं यहाँ हूँ। हाँ, ये अलग बात है, कला की जर्नी
कि सीखने का रास्ता एक लंबा होता है। तो पहली शुरुआत जो होती है कला के प्रति जो बचपन में रुचि थी, उसको आर्ट कॉलेज की दिशा के रूप में वो छात्रावास का या वो बोर्ड अहम भूमिका निभाता है। बाद के दिनों में भी पटना आर्ट कॉलेज मेरे जीवन में अहम भूमिका में रहा। जैसा कि हमें कुछ जानकारी है आपके घर के, जब हम परिवार लोग से नजदीक हुए थे तो कुछ ऐसा जानकारी मिला था कि आपके पिताजी भी कुछ कला से क्षेत्र से कुछ जुड़े हुए थे या मूर्ति कला से कुछ ऐसा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आंखें नम हो जाती है। पिताजी तो अब नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे पिताजी शौकिया मूर्तिकार थे। अच्छा। और मेरे बचपन के दिनों में भी मैं मूर्तियों बनाने की कला पापा जी से ही सीखी। जब मुझे कुछ चीजें नहीं बनानी आती थी, इवन मैं बताऊं कि कथा गगा की जब शुरुआत होती है ना, उस समय मैं अपने स्लेट पर सबसे पहले अपने पिताजी से रेलगाड़ी, ऋषि या अंगूर का चित्र बनवाता था। तब मैं ट्यूशन मास्टर के पास कविता लिखने के लिए जाता था, इतना मुझे याद है। तो ये एक रोचक प्रसंग है। वैसे वैसे शुरुआत हुई। और बाद के दिनों में भी पिताजी को भी दशहरा वगैरह में 1-2 बार मैंने काम करते हुए देखा। 1-2 बार मैं खुद अपने लिए मूर्ति बना रहा था। तो मेरी मूर्ति, चूंकि मेरे अनुभवहीन हाथ थे, तो पिताजी का उस पर सहयोग रहा और पिताजी ने हमारी मूर्ति को बना करके मुझे विजेता घोषित किया। तो इस तरह से कह सकते हैं। और वो मूर्ति दशहरे में प्रतिमा के रूप में स्थापित भी हुई। आगे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने स्कूलिंग का पढ़ाई तो शायद कौन सा स्कूल से किए थे? जी, गया में मैं प्रारंभिक में तो एक प्राइवेट स्कूल निजी विद्यालय धामीटोला में था, मारवाड़ी कन्या विद्यालय, लेकिन नाम था केवल कन्या विद्यालय। वहाँ सभी बच्चे पढ़ते थे। और उसके बाद हाई स्कूल, जिला स्कूल, आदर्श जिला स्कूल गया से मैंने किया। और इसके बाद इंटर की शिक्षा मैंने अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज से की। उसके बाद संघर्षों का दौर शुरू हो गया आर्ट कॉलेज में एडमिशन का। और उसी समय म्यूजिक के छात्रों से, नाटक के छात्रों से भी मेरा इंटरेस्ट था। तो 96 का दौर हमने ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन भी गया में करवाया था। कुछ नाटक होता था चौक पे। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी ध्यान आ रहा है जिसमें आपने भी सहयोग किया था। बिल्कुल, नफीस अहमद और भी कुछ लोग सही कह रहे हो। तो इस तरह से वो एक धीरे धीरे इसी परिवेश में साहित्यकारों की मंडली से भी जुड़ा हुआ और साहित्य और कविता वगैरह इन चीजों में मेरी रुचि भी बढ़ती गई और मस्तिष्क का विकास होना शुरू हुआ। और कालांतर में मैंने कला एवं शिल्प महाविद्यालय आरा में एडमिशन लिया था, जहाँ से मैंने अपने स्नातक की परीक्षा पास की। आपकी कला के जो प्राथमिक शिक्षक के रूप में मैं कहूँ तो बड़ा अहम सवाल है कि एक बात जिनको मैं दिल से याद करता हूँ वो तो गुरु है ही। उनमें स्वर्गीय अनिल कुमार जी, आदरणीय श्री सत्यम शिवम जी, इन दोनों का मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि इन दोनों का श्रेय सबसे ज्यादा बेहतर है, जिन्होंने मुझे प्रारंभिक रूप से कला की बारीकियों से अवगत कराया। बाद के संघर्ष अलग होते हैं, लेकिन हमेशा प्रथम गुरु का नाम चिरस्थायी होता है, हृदय वंदन होता है। हम उनको आज भी वंदन करते हैं, नमन करते हैं। स्वर्गीय अनिल कुमार जी तो अब हमारे बीच नहीं है, किंतु हम लोगों ने तो उनकी स्मृति में कुछ आयोजन भी किया थे यहाँ में। अभी सत्यम शिवम सर हैं जो मगध विश्वविद्यालय में आप बॉटनी डिपार्टमेंट में आर्टिस्ट के तौर पर थे। तो हम उनका मार्गदर्शन लंबे समय तक प्राप्त करते हैं। एक और भी बात, मूर्ति कला की शिक्षा के लिए मैं बताऊं, 8 वर्षों तक मैं वहाँ के स्थानीय मूर्तिकार रणविजय सर जो आज केंद्रीय विद्यालय में, उनके साथ लगातार दशहरे की मूर्तियां बनाने के लिए मैं रणविजय सर नहीं, वो क्रेन स्कूल में, और वो श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं मूर्तिकार के रूप में। तो स्कूल में जाने के बाद और उनकी डिग्री पे रणविजय है, इसलिए रणविजय का नाम मैंने लिया। ऐसे श्याम भैया हम लोग कहते हैं। और एक धीरेन्द्र कुमार जी मूर्तिकार हुआ करते थे, दशहरे मूर्तियां बनाते थे। उन लोगों के साथ
तो मेरा जो वास्तविक प्रशिक्षण है ना, आर्ट कॉलेज से बाहर की दुनिया में फील्ड वर्क में काम करने वाले लोगों के बीच है। आप कह सकते हैं जैसे कि जो आर्ट कॉलेज में अप्लाइड आर्ट की शिक्षा होती है, तो अप्लाइड आर्ट की शिक्षा के लिए मुझे कॉलेज से ज्यादा मार्केट में अनुभव हुआ। विजिटिंग कार्ड कैसे प्रिंट होती है, लेटर राइटिंग कैसे करना है, तो साइन बोर्ड, बिल बोर्ड, इन सब का काम मैंने किया। फोटोग्राफी को ऐसे सीखा जाए तो इसके लिए मैंने अपना स्टूडियो सेटअप तैयार किया और स्टूडियो को आउटडोर फोटोग्राफी किया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे एडवर्टाइजिंग के फील्ड में जाने के लिए आए, पोस्टर डिजाइन, कम्युनिकेशन, तो सब मैनुअल पोस्टर भी मैंने बनाया, मैनुअल वॉल राइटिंग किया। अब तो वॉल स्टिकर आ रहे हैं विभिन्न कंपनियों के, नहीं तो मैं ऑटोमोबाइल कंपनी का और भी बहुत सारी कंपनियों का दीवारों पे एडवर्टीजमेंट लिखा करता था। और फिर धीरे धीरे साथ साथ मेरी एक रुचि थी, अहम रुचि थी कि मैं पढूं, और मैं लगातार रात भर जागकर, दिन में जागकर जब मौका मिलता था तब साहित्य की पुस्तकें, विभिन्न प्रकार के जो समकालीन कवि हैं उनकी कविताएं पढ़ा करता था। पास की कविता पढ़ा, नरेश सक्सेना, आलोक धनवा, धूमिल, उसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य हो गए, इधर आदिगुरु शंकराचार्य जी के साहित्य हो गए, इन सब का विश्लेषण क्रमवार चलता रहा। इन सब के कारण थोड़ा मैं विशेष रूप से कहूँगा कि माता सरस्वती का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। इसके उपरांत आपने तो खैर इस सब में कविता के भी क्षेत्र में ये सब बहुत सारा चीज लगन से और किए हैं, और कुछ हम देखे भी हैं आपके अपनी सोच की बदौलत कुछ कविता लिखे हुए भी। जी जी जी, हमको ध्यान आ रहा है। हमारी नाक सर में बहुत खूबियां हैं, ये आप खट करके कहिए तो अपनी स्मरण एवं कविता के क्षेत्र में भी कुछ कुछ आगे तक बढ़ चुके थे। बैठे बैठे खड़े खड़े किताबें कविताएं प्रकाशित भी हुई, और मैं ऑर्केस्ट्रा में एंकरिंग भी की। कॉलेज से आपने बीएफए करने के बाद फिर उसके उपरांत कैसे कैसे स्ट्रगल किया? आरा आर्ट कॉलेज में फाइनल ईयर एग्जाम के ठीक 3 महीना पहले मैंने अपनी सोलो एग्जीबिशन प्लान की थी। गया में कल्चरल सेंटर नया नया खुला था, दयानंद सुशीला सांस्कृतिक केंद्र, जिसे लोग रेनेशा के नाम से जानते हैं। आदरणीय संजय शाह जी वहाँ पे हमें प्रमोट करने के लिए इच्छुक थे। सभी साहित्यकार मित्र वहाँ पे आए थे। एक बड़ा आयोजन खुद उसके उद्घाटन अवसर पे हुआ था, जहाँ पे नामवर सिंह, राजेंद्र यादव सरीखे साहित्यकार, देश के नामचीन हस्तियां आई थी। हमारी कथक नृत्यांगना जो स्वयं आईएएस ऑफिसर भी हैं, शोभना नारायण जी, उनकी उपस्थिति थी। वैसे समय में मेरे चित्र की प्रदर्शनी, एकल चित्र प्रदर्शनी इनविटेशन के नाम से लगी, और इस इनविटेशन प्रदर्शनी के द्वारा जब मैं एग्जीबिशन की तैयारी कर लिया तो उसी समय में मेरा फाइनल ईयर एग्जाम हुआ और मेरी हिंदुस्तान अखबार में एक कार्टूनिस्ट के रूप में मगध सेक्शन में मेरी जॉब सिक्योर हुई। मैंने हिंदुस्तान अखबार कार्टूनिस्ट में कार्टून बनाने के लिए नियुक्त हुआ। पहला कार्टून मेरा छपा था मच्छरों के ऊपर में। तो वो बहुत, और विश्वास जानिए कि मेरे जो कार्टून थे जो छपते थे वो मैं खुद भी नहीं संरक्षित रख पाता था, कलेक्ट नहीं कर पाया था। उसका दायित्व मेरे एक विद्यार्थी रही मांडवी, वो की आपने खुद किया, और एक मेरी छोटी सिस्टर स्वयं जो थी रजनी,
वो मेरे लिए वो उन कार्टून को काट करके रखती थी। क्योंकि दिन भर मैं अपने कार्यों में व्यस्त रहता था, तो और मेरी आदत रही है कि इन सब चीजों को जो प्रिंट होते हैं, जैसे अखबार में मेरे नाम बचपन से छपते रहे, मैंने कभी कलेक्ट करके नहीं रखा कि क्या होती है नाम प्रतिभा, बस होता है काम करते जाओ आगे बढ़ते जाओ। और उसके बाद अखबार में नौकरी करने के दौरान ही मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया बनारस यूनिवर्सिटी में, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, और सन 2004 में मैं यहाँ मास्टर के लिए आया। मास्टर करने के दौरान नई तरीके से जिंदगी शुरू हुई, क्योंकि पिछली जिंदगी एक तरह से कहें तो आर्ट कॉलेज की नहीं थी, बाजार की थी। मेरे पास सभी जानकारियां थी, लेकिन बाजार की भाषा में जानकारी थी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एकेडमिक लैंग्वेज होती है, विजुअल आर्ट्स की टर्मिनोलॉजी जो है, यू कैन से द डिक्शनरी, एक कॉमन लैंग्वेज में कहें तो विजुअल आर्ट की जो अलग डिक्शनरी होती है बात करने की, चित्रों को देखने की, उसको इंटरप्रेट करने की, वो चीजें उसमें उस समय नहीं थी। दृश्य कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आकर मेरा ये सौभाग्य हुआ। उस समय आदरणीय मृदुला सिन्हा जी यहाँ पर थी, प्रणाम सर जी थे, और यहाँ पे श्री विजय सिंह जी थे। तो इन सब शिक्षकों के निर्देशन में मेरा मस्तिष्क और विकसित हुआ। मृदुला सिन्हा जी के साथ वर्क के ऊपर, कलर फ्लो के ऊपर बहुत डिस्कशन करने का मौका मिला। नए नए शब्द मेरे सामने खुले। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं, वो कुछ शब्द जो मैं आगे उच्चारित करने वाला हूँ शायद उसको जान ना पाए। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी शुरुआत कैसे किया मैंने, कि एक चित्र एक कागज पे मैंने वाटर से वॉश कर लिया, हैंडमेड पेपर पे, और सिंगल कलर का वन ड्रॉप मैंने उस पे पेपर पे फ्लो किया, टपकाया, और सीधे से जाकर के मैं सूखने के बाद मैं अपनी गाइड को सुपरवाइजर को कहा, मैडम पेंटिंग इज ओवर। अच्छा, ये पेंटिंग हो गई। अच्छा, उन्होंने कहा ये पेंटिंग क्या है, इसमें क्या है। वहां से मेरा डिस्कशन शुरू हुआ, क्योंकि जस्ट बिफोर आई वाज इन द लाइब्रेरी ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड मैंने वहां पे पढ़ा लक्ष्मण श्रेष्ठा के विषय में। तो लक्ष्मण श्रेष्ठा के चित्रों को भी देखा था बुक्स में। तो मैंने पूछा उनसे कि मैडम, जब लक्ष्मण श्रेष्ठा अपने कलर के ऊपर अपने कैनवास पे कलर टपका देता है और उसकी पेंटिंग हो जाती है, तो मेरी पेंटिंग अच्छा। तो ये जो मतलब डिस्कशन का चैनल शुरू हुआ। और यहाँ से उत्सुकता इनमें आया कि जैसे भाई पेंटिंग ठीक है, ये पेंटिंग आखिर पेंटिंग क्यों नहीं है।
तो इनके मन में भी कुछ ऐसा रहा होगा, कुछ रहस्यमयी चीज ऐसा रहा होगा जिसको ये बखान की होगी। बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी बात है। बचपन के दिनों में जैसे आमतौर पे गया का जो क्षेत्र था, कला के क्षेत्र में बहुत समुन्नत नहीं कहा जा सकता था उस समय। अब तो स्थिति बहुत बदल गई है। बहुत सारे विद्यार्थी जो आर्ट कॉलेज से हैं वो वहाँ प्रशिक्षण भी देने लगे हैं। स्वयं राजेश राठौर जी भी वहाँ पे एस्टेब्लिश हैं, तो वो भी काफी अच्छे तरीके से मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो वो आर्ट मेरी एक स्थिति थी कि कॉमन क्वेश्चन था कि यार वो बड़े बड़े पेंटिंग में क्या होता है, ब्रश ऐसे ऐसे फैला देते हैं और समझ में नहीं आता है, कीमत करोड़ों की होती है। ये क्वेश्चन मेरे अंदर भी था, व्हाट इज इनसाइड ऑफ दैट कैनवास। वो क्यों वैल्यूएबल है, ये क्वेश्चन जो था मेरे माइंड में भी था। और मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी थी, एक प्रोफेशनल जिम्मेदारी भी थी कि आई शुड नो, मुझे जानना चाहिए कि यदि मैं पेंटर हूँ तो मुझे मेरा प्रथम दायित्व है कि मैं इस चीज को समझूं कि उस चित्र में है क्या, आखिर उस कलाकार ने हरा रंग लगाया तो क्यों लगाया। और इसके प्रति समझ मैंने बढ़ाना शुरू किया और वो यात्रा आज तक चल रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही पढ़ते समय मैंने एक लोकल स्थानीय व्यवसायी बनारस में मेरे साथ योगेश अग्रवाल जी मिले, उनका प्रमोशन हुआ, साथ में मुझे उन्होंने प्रमोट करने के लिए एक प्रस्ताव रखा कि एक हम लोग आर्ट गैलरी खोलते हैं। और मैंने निसंदेह बात कहूँगा, क्यूरिटिका द आर्ट गैलरी आप लोग ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। और अपने अब 5 सालों की जर्नी में क्यूरिटिका ने वर्ल्ड वाइड एग्जीबिशन प्रोवाइड किए और देश विदेश के सैकड़ों एग्जीबिशन हमने यहाँ पे क्यूरेट किया। उसी समय में मैंने फिर से एंट्रेंस दिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टरल रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए, और संयोग से मेरा चयन हो गया। उस साल मात्र 3 विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था पेंटिंग डिपार्टमेंट में और मेरा भी चयन हुआ। और ये परम सौभाग्य की बात है कि मेरे सुपरवाइजर जो हुए वो एशिया के रिनॉन्ड आर्ट हिस्टोरियन प्रोफेसर अंजन चक्रवर्ती जी थे, जो बड़े बड़े ऑक्शन हाउस जहाँ पेंटिंग की ऑक्शन होती है, नीलामी होती है, उन जगहों पर भी वो लेक्चर देने जाते हैं। मिनिएचर कला के ऊपर और टेक्सटाइल के ऊपर उनकी जो विद्वता है उसको हम लोग कम तो नहीं आंक सकते। और एक बड़े मूर्तिकार श्री बलवीर सिंह कट जी ने उनके विषय में कहा था कि अंजन चक्रवर्ती जी एशिया के नंबर 1 कला शिक्षक हैं। और ये मेरे लिए गौरव की बात है कि उनका कॉल मेरे पास आया कि बेवकूफ, आई हैव 1 सीट फॉर यू, जस्ट कम एंड
साल में बैठा रहा कि मैं मुझे करना क्या है, बिकॉज इन 2011 आई डिड फिनिश माई रिसर्च। देन आफ्टर क्या किया मैंने कि मुझे लगा कि अब सेल्फ ओरिएंटेड कुछ वर्क किया जाए, क्योंकि ये जॉब की कोई वैकेंसी वगैरह आ नहीं रही थी उस दौरान, और तो मैं रिसर्च प्रोजेक्ट की तलाश में था। नहीं कुछ मिला तो सेल्फ ओरिएंटेड एक रिसर्च किया, द इमर्जेंस ऑफ ग्राफिटी आर्ट इन इंडिया, और 3 सालों की परिश्रम से आंग्ल भाषा में यानी अंग्रेजी भाषा में ये इंडिया की श्रेष्ठ पुस्तक के रूप में, पहली पुस्तक के रूप में ग्राफिटी आर्ट के ऊपर पब्लिश हुई। और अच्छा, ये ग्राफिटी इंडिया बुक पब्लिश हुई। उसके पहले मैंने एक बनारस के ऊपर में आश्रित करके कलर फिलिंग की जो बुक होती है उस पे बनारस टाइटल से 6 बुक हमारे पब्लिश हो चुके हैं। बनारस द घाट्स, बनारस टेम्पल्स, बनारस द मॉन्यूमेंट्स, इस तरह से 6 सीरीज में पब्लिश हुए। और उसके बाद में ग्राफिटी इंडिया लॉन्च। ग्राफिटी इंडिया लॉन्च होने से मुझे नो डाउट देश के बड़े बड़े जो कला विशेषज्ञ रहे, विद्वान रहे, उन लोगों का भी अटेंशन प्राप्त हुआ और लगा कि मैं कुछ अध्ययन किया हूँ, कुछ सार्थक किया हूँ अपने ज्ञान की भूमि से किया। ये तो केवल अध्ययन पढ़ने का दौर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं पेंटिंग नहीं बना रहा था। उस दौरान धीरे धीरे क्रम से मैं विदेशी आर्टिस्टों के संपर्क में आया, कई सिंपोजियम अटेंड किया, तो दूसरे देश के लोग कैसे रहते हैं, उनके जीने का तरीका, उनके संस्कार, इन सब चीजों को भी सीखना बहुत आवश्यक मैंने समझा था। क्योंकि एक यूनिवर्सल सिटीजनशिप की बात हम जब करें, ग्लोबल नागरिकता की बात करें, वैश्विक नागरिकता की बात करें, जो कि हमारे पुराणों में बहुत पहले से है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो आई शुड नो द हाउ द इटालियन पीपल विल लाइव, हाउ अमेरिकन लिव। सो ये सब मुझे जानना है, और उनके आर्टिस्ट वो कैसे सोचते हैं, उनके वर्क को हम जानना चाहते हैं, तो मुझे ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके जीने का तरीका क्या है, वो कैसे सोचते हैं रंगों के विषय में। तो हम जैसे सोचते हैं वैसे वो नहीं भी सोच सकते। तो इस तरह से जब जानने का प्रक्रम शुरू हुआ तो बहुत धीरे धीरे पन्ने खुलते गए और दुनिया सामने आती गई। चित्र भी मैंने बनाए, बहुत रोचक रोचक तस्वीरें बनाई मास्टर के दौरान। तो एक जर्नी टुवर्ड्स टू नो द एब्स्ट्रक्शन के ऊपर था कि अमूर्तन क्या है और कला कैसे, अमूर्त कला कैसे डेवलप की जा सकती है। ये जर्नी कैसे शुरू हुई कि हाउ टू पहले सर्च द फॉर्म। तो फॉर्म की तलाश से, ज्यादातर आर्टिस्ट फॉर्म की तलाश से ही शुरू करते हैं, कुछ डिस्टॉर्शन से शुरू करते हैं। तो मेरी जर्नी भी हुई एब्स्ट्रक्शन के प्रति कि एक रियलिस्टिक चीज को एब्स्ट्रैक्ट में कैसे तब्दील करें, और इस तरह से मेरी डिक्शनरी डेवलप होती गई, पैलेट का डेवलपमेंट हुआ और समझ विकसित होती गई। पेंटिंग धीरे धीरे हुआ ये कि मैं रियलिस्टिक तो किया करता था, लेकिन टुवर्ड्स एब्स्ट्रक्शन मेरी फीलिंग्स बढ़ गई और अलग तरह के एक्सप्रेशनिस्टिक वर्क भी बनाए मैंने। फिर बाद में एक दौर चला कि नहीं, थोड़ा रिलीजियस टाइप का काम किया जाए, तो रिलीजियस काम भी किया। अभी ताजा तरीन कुछ दिन पहले मैंने शिवरात्रि का एक ऐसा अनोखा कंपोजिशन तैयार किया है जो आप खुद कहेंगे कि उस तरह का, ये काफी रिसर्च वर्क था इसमें भी, शिवरात्रि का भी जो कंपोजिशन मैंने बनाया, शिवरात्रि नहीं, सॉरी शिव विवाह का। शिव विवाह, हाँ।
लेकर के, दोनों विवाह की कथा इस गीत में बताई गई है। इस गीत का आधार लेकर के उसमें उसका चित्रण किया गया है, जिसमें तीनों लोकों से लोग शिव, भगवान शिव के बारात में शामिल होने रहे, और कन्या पक्ष यानी कि माता पार्वती के माता पिता के पक्ष में जो शादी का अरेंजमेंट है उसका भी कंपोजिशन इस चित्र में लिया गया है। जनरली शिव बारात में केवल शिव की बारात का दिखता है कहीं कहीं, लेकिन पूरा दोनों पक्ष नहीं मिलता है। अब नई सीरीज चल रही है जिसमें शिव की चालीसा और शिव जी की और जीवन के काम हो रहे। ये हम जानना चाह रहे थे कि आपके जो अभी जो कलाकार जो थे, भारतीय कलाकार या जो विदेशी भी कलाकार है, तो किस कलाकार को आप प्रेरित मान करके उनसे कुछ आप कुछ मतलब प्रेरित होकर के कैसा? देखिए, मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि सीखने का दौर था, मेरा इंटेंशन सीखना था उसमें। तो बहुत सारे कलाकार आए जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कौन कलाकार का आपको ऐसा एक आर्टिस्ट है, आप लोग उनका वो केन हिरात्सुका, KENHIRATUSKA, केन हिरात्सुका आप लोग सर्च कर सकते हैं। वो उनकी कला का इंटेंशन ये था ना कि मुझे लोगों के चेहरे पे हंसी लानी है। अच्छा, ठीक है। और उस हंसी लाने के क्रम में वो कहीं पर भी एक ऐसे वीरान जगह पे जहाँ पे सुनसान हो और एक बड़ा सा पत्थर का स्टोन हो, वो इतनी तीव्र गति से काम करते थे कि 4 घंटे के अंदर में एकदम 8-10 फीट का दायरा में एक बड़ा सा शिल्प खटखट छेनी चला करके मैनुअली बना देते थे। मैनुअली? हाँ, कृतियां बनाते थे। और वो स्कल्प्टर थे। और वो आश्चर्य का घोतक होता था कि अचानक वीरान में आप जाए और एक अच्छी सी कुछ तिरछी लकीरें खींची हुई दिखाई दे, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे कौन बना कर गया। तो ये उनका ध्येय था और निश्चित ही वो कामयाब रहे। उसके बाद एक और कलाकार थे जेम्स ह्यूगनर, जो साइकिल से पदयात्रा करते हुए पूरे वर्ल्ड वाइड साइकिल से यात्रा करते हुए पूरे देश की जर्नी पे आए थे। और इसी दौरान भारत आए, वाराणसी आए, तो मेरे से मुलाकात हुई, उनके साथ कुछ समय बिताया हमने। फिर और भी अभी इटली की एक आर्टिस्ट आई सारा गुबेर्टी, उनके साथ में भी लंबे समय तक हमारा रहा और हमने उनसे बाइजेंटाइन शैली में मोजाइक्स कैसे बनाए उसका विधिवत हमने उनके साथ रह करके वर्कशॉप किया। मतलब वर्कशॉप करने मतलब उनके एग्जीबिशन को मैंने क्यूरेट किया, और फिर उनके एक इंस्टॉलेशन जो बनारस में ही नारद घाट पे इंस्टॉल किया गया, माता काली की एक छवि बनाई उन्होंने। सारा गुबेर्ती वेल नोन फिगर हैं जो इंडियन रिलीजियन पे, भारतीय देवी देवताओं पे बाइजेंटाइन शैली के मोजाइक्स में चित्रण करती है, म्यूरल बनाती है। तो उस इंस्टॉलेशन में मैं साथ रहा, उनका क्यूरेट किया था, तो इसलिए भी उनसे भी कुछ सीखा। एक और आर्टिस्ट थे, अभी मैं उनका नाम स्मृत नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उनसे मैंने सीखा कला में परफेक्शन देना। यदि आप कोई चीज प्रेजेंट करते हैं कोई चीज में, तो वो उसमें परफेक्शन होना चाहिए। परफेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल। और परफेक्शन इस नहीं कि अंतिम स्तर पे हो, फर्स्ट एंड टू लास्ट एंड तक। ओह, अच्छा। आपको पूरे प्लान करके चीजों को परफेक्शन में लाना है। वो फोटो इंस्टॉलेशन हम लोगों ने किया था उनके साथ में। वो फोटो इंस्टॉलेशन का टाइटल था काशी के कंकर सब शिव शंकर। अच्छा। इस आर्टिस्ट का मैं नाम आपको बाद में बता दूंगा, मैं भी तो या बाद में जब वीडियो शायद अपलोड हो उस समय तक आप तो उस पर आपको बता देंगे। तो यह हुआ। अब मैं उसके बाद जर्नी चल रही है। अभी वर्तमान में मैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ और मेरी 9 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अभी अद्यतन प्रकाशित पुस्तक जो है कार्टून कला के ऊपर है, चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में BA, BCom और अन्य विषयों के विद्यार्थी भी एक विषय अपने सेमेस्टर में स्किल डेवलपमेंट के तौर पे कार्टून कला, स्केच और ड्राइंग इत्यादि ले रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा ये बुक। और तो ये बढ़िया है। मैंने चूंकि विद्यार्थियों से मैं पैसा नहीं ले सकता था, और बहुत सारे मेरे सीनियरों ने मुझसे सीखने के लिए कोई पैसा नहीं लिया, तो विद्यार्थियों से भी मैं नहीं ले सकता था, इसलिए मुझे एक सेल्टर की तलाश थी
कि जहाँ मैं अपने ज्ञान को बांट सकूं, शेयर कर सकूं। बिल्कुल और सही, ये तो कहा जाता है कि जितना आप बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो वो अच्छी बात कोई आ करके हमको, तो इसलिए यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया मैंने। यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के से मुझे संरक्षण प्राप्त हुआ, और इस दौरान मैंने निःशुल्क सेवा करने के लिए भी वैसे विद्यार्थी जो ग्राम क्षेत्र में आते हैं, कला के प्रति रुचि है और अपनी समझ बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने अपना ऑनलाइन लेक्चर सीरीज बनाना शुरू किया। बिल्कुल। और वो YouTube पे पर उपलब्ध है। आर्ट क्लासेस विथ नाग सर हमारी खुद की एक चैनल है। हाँ, जिसपे एक बार नाम रिपीट करेंगे? हाँ, आर्ट क्लासेस विथ नाग सर। आर्ट क्लासेस विथ नाग सर, याद हाँ। रखिएगा, आर्ट क्लासेस विथ नाग सर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ नॉलेज ऑफ आर्ट हिस्ट्री, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन गो एंड यूज। तो इस तरह से मैंने उस चैनल पे क्रमवार हिस्ट्री ऑफ आर्ट और एस्थेटिक्स पे ग्रेजुएशन से लेकर के मास्टर तक के विद्यार्थियों के लिए, साथ ही यूजीसी प्रिपरेशन करने वाले या टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करने वाले विद्यार्थियों के लाभार्थ बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी प्रस्तुत की है, जो रेफरेंस के साथ हैं। आप उनको कहीं भी कोट भी कर सकते हैं, कोई रिसर्च स्कॉलर भी मेरे लेक्चर के को कोट कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि जो जानकारी देने की कोशिश करता हूँ अपने ज्ञान के आधार पे बिल्कुल ऑथेंटिक हो, गलत सूचनाएं उनके पास न पहुंचे। इसलिए ऐसे भी आर्ट हिस्ट्री वाला बहुत ही कम होता है कि हमारे पास बहुत ही जल्दी नहीं मिल पाता है, और किताबें जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो एक अच्छा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये मिल जाता है कि आप आराम से सर्च करें, और आपको सारे टॉपिक वाइज ये डिवाइड किए हुए हैं। और दूसरी बात है, बच्चे लोग लाभान्वित हो रहे हैं इससे, और कई लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो हम भी चाहते हैं कि जिसको, दूसरी बात, अगर आर्ट से आप रिलेशन रखें तो आर्ट हिस्ट्री इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिना ज्ञान, बिना आप थ्योरी ज्ञान करके आर्ट में आप थोड़ा सा दिक्कत होती है, जैसे आर्ट वाले लोग ही बता सकते हैं। अभी तो प्रैक्टिकल वीडियो भी कुछ मैंने डालना शुरू किया है, क्योंकि विज्ञान बच्चे लोगों की डिमांड भी थी। बहुत सारी चीजें उनको, जैसे हाउ टू डू स्केच, हाउ टू क्रिएट कार्टून, कैरिकेचर, इन सब के ऊपर लेक्चर बहुत बच्चों के मांग में होते थे। तो लेक्चर के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बहुत जरूरी थी। मैंने देखा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, लेकिन क्या होता है, एक बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, सबसे आपसे शेयर कर रहा हूँ। अक्सर होता है कि बच्चे देखते हैं, लेकिन कलाकार की चीजों को देख करके वो सीख नहीं पाते, वो उसके जादू में फंस जाते हैं कि यह तो बन गया, अरे कितना बढ़िया बना है, लेकिन इसको कैसे बनाना है, वहां पे आके फंस जाते। तो बस इस जादू को मैं तोड़ करके बना रहा हूँ। इसलिए मेरे वीडियो में मैं ऐसा प्रयास करता हूँ कि कुछ त्रुटियां दिखें, बिल्कुल फैंटेसी ना दिखे, कुछ कमियां दिखें, तो उससे बच्चे लगेगा कि ऐसा तो मैं भी बना सकता हूँ, हल्के स्तर पर काम हो, ताकि उनको उससे साथ रिलेशन बनाने में सुविधा हो, और वो आसानी से ड्रॉ करने में उनको दिक्कत नहीं हो, उनके भीतर से भय समाप्त हो जाए। भय का समाप्त होना बहुत बड़ी जरूरत है। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखना तो खैर बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंट, जैसे कि ये जो सर बता रहे हैं नाग सर, इनका कहने का मतलब ये है कि जब हम पेंटिंग बना रहे हैं, तो पेंटिंग बनाने के दरमियान हम अपना जो अंदर का जो डर है वो थोड़ा निकाल के रख दें, और कॉन्फिडेंट के साथ बनाएं। और जो भी ट्यूटोरियल जो प्रैक्टिकल से संबंधित आता है, उसमें है कि ठीक है बना दिया, लेकिन ये इनका जो ट्यूटोरियल अगर रहता है वीडियो के साथ, तो वो कोशिश करते हैं कि टीचर स्टूडेंट्स के अंदर जा करके, क्योंकि उसके अनुसार कि क्या कब है, कैसे हम उसको डेवलप कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, उसके अनुरूप ये बनाते हैं, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। हालांकि अच्छे शिक्षक का तो वही पहचान होता है भाई, या स्टूडेंट किस स्तर से आसानी से सीखे, बस यही मकसद है। हालांकि उसमें स्वयं का नुकसान आता है। जैसे हम केवल बच्चों के स्तर पे ही बात करते रहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे उसका सेटअप जो है इंटेलेक्चुअल लेवल से हट करके फिर से स्टूडेंट लेवल पे आता है, और उसमें अपना स्किल वीक होने लगता है टाइम टू टाइम। तो चूंकि जिस स्टैंडर्ड से आप सोच रहे होते हैं, उस स्टैंडर्ड से यदि स्किल आपका साथ नहीं देता है, तो दैट कैन बी शो योर वीकनेस। तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इन दोनों में पैरेलल बैलेंस बना करके
लिखा जाए। और ये खासियत तो निश्चित हमारे गया की भूमि से मुझे प्राप्त हुई है। भाई भगवान बुद्ध को वहाँ से ज्ञान मिला और प्रसारित किया, तो मैं उनको भी प्रेरणा मानता हूँ कि उनके द्वारा निर्देशित मार्ग से काशी की धरती से ही प्रसार उन्होंने भी किया, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप कला के क्षेत्र में प्रकाश सबको प्रदान कर रहे हैं और सभी लोग लाभान्वित हों। और मैं कोशिश करूंगा कि नाग सर का लिंक मैं शेयर कर दूंगा साथ में, और आप लोग भी इसमें अच्छे से लाभान्वित हो। नाग सर, हम चाहते हैं कि कुछ अपने चित्रों के बारे में कुछ अपना बताएं, कहाँ कब बनाए, कौन सा है चित्र खास? देखिए, हमने जो मैंने पहले बताया कि इनविटेशन शीर्षक से जो पहली एग्जीबिशन लगी थी, हाँ मैंने देखा था रेनिशा में। दैट वर्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज स्टार्टिंग। यस, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश मैं कहूंगा कि उसमें से 1 या 2 तस्वीर ही मेरे पास अभी है। हाँ, बाकी सब नष्ट हो गए कालक्रम में, और कुछ मेरी चूक से गुम हो गया मुझसे बहुत सारे के। और उसके बाद जब कला महाविद्यालय में एडमिशन लिया इधर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तो कई तरह के कार्यों का अनुभव हुआ और काम किया भी, सीखा भी। तो आप लोग कुछ एक चित्र में दिखाता हूँ फ्रॉम एक तो रियलिस्टिक टू एब्स्ट्रैक्शन में आए, मतलब प्रारंभ से एब्स्ट्रैक्शन की तरफ, एब्स्ट्रैक्शन से कैसे फिर मैं फिगरेटिव की तरफ आया, तो आप मेरे इन चित्रों के द्वारा आप देख सकते हैं। तो देखिए, अब तस्वीर चल रहा है। अब तो देखा आपने कि कैसे मैंने विभिन्न प्रकार के पैलेट को चेंज करते हुए वेरिएशन में चित्र के लैंग्वेज बदल रहे थे। थोड़े थोड़े देर बाद एक स्टाइल चेंज हो रही थी कह सकते हैं, और दूसरे स्टाइल में चित्र मेरे सामने आ रहे थे। तो इस मामले में तो मैं कहूँगा हमारे केस कुलकर्णी साहब हों या फिर नंदलाल बोस जी हों, उन सभी लोगों का कथन था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि जिस नदी में प्रवाह, जिस पानी में प्रवाह नहीं हो वहाँ सिवार जम जाते हैं, गंदगी आने लगती है, दुर्गंध हो जाती है। तो मेरी कला धारा भी वैसे ही है, एब्स्ट्रैक्ट टू रियलिस्टिक। और जो भी ट्रेंडिंग चीजें चल रही है, ये सब अपने एक पढ़ने पढ़ाने की बातें हैं मेरे अनुसार। मूल बात यह है कि जब जिस समय आपके मस्तिष्क की ऊर्जा चले और जो अंदर से दिल की बात आती हो, आपको लगता है कि मुझे रियलिस्टिक काम करना है, तो डू इट एंड देन डू इट। ऐसे इंतजार करके नहीं कि कल काम करेंगे, अभी अर्ज आती है। यदि आपको रात में 12 बजे अर्ज आती है, 2 बजे आती है, जस्ट पिक योर ब्रश एंड स्टार्ट टू पेंट ऑन कैनवस। ये होनी चाहिए, क्योंकि वो लुप्त हो सकता है। तो इसलिए मेरी धारा वैसी ही चल रही है और काम करते रहता हूँ। पोर्ट्रेट भी मैंने बनाए हैं और फिगरेटिव भी। गया में OTA ऑफिसर ट्रेनिंग सेंटर में भी मेरे 2 वर्क लगे हैं। तो ऐसे कई देश विदेश के कई संस्थानों में, प्राइवेट गैलरियों में, निजी संग्रह में मेरे कार्य जो है पेंटिंग्स वहाँ संकलित हैं। लोग का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता रहा है, और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमारे विजुअल आर्ट न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके भविष्य उज्जवल हो, आपके सब परिवार सब अच्छे रहें। जी जी, नमस्ते।